जनाब, क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी परिवार इतनी आसानी से दौलत कैसे बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर अमेरिकी तंगी में जी रहे होते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह इस बारे में नहीं है कि वे कितना कमाते हैं, बल्कि उन रहस्यों के बारे में है जिनका वे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां कुछ आकर्षक है। वॉरेन बफेट ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके कई सबसे अमीर दोस्त जापानी हैं और वे सभी दौलत बनाने के समान सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन यहां जो वास्तव में दिलचस्प है, वे अपनी किस्मत चुपचाप बनाते हैं, बिना दिखावटी कारों, विशाल घरों या धन के किसी भी विशिष्ट संकेत के जो हम अमेरिका में देखते हैं। उनका रहस्य क्या है? मैंने 10 शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांतों की खोज की है जो बताते हैं कि जापानी स्थायी संपत्ति बनाने में माहिर क्यों हैं। हर एक प्राचीन पहेली के टुकड़े की तरह है, और जब आप उन सभी को एक साथ रखते हैं तो पैसे के साथ आपका रिश्ता कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वह आखिरी सिद्धांत, यह सबसे शक्तिशाली है। यह वही है जो वास्तव में स्थायी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो सिर्फ अमीर दिखते हैं। वास्तव में यह अमेरिका में हमारे विश्वासों के इतना विपरीत है कि ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से चूक जाते हैं। मैं इन रहस्यों को 10 से 1 तक गिनने जा रहा हूं। सबसे शक्तिशाली को आखिर के लिए बचा रहा हूं। और मुझ पर विश्वास करें, जब तक हम नंबर 1 पर पहुंचते हैं, आप समझ जाएंगे कि जापानी परिवार मामूली आय पर भी धन क्यों बना सकते हैं, बिना अनावश्यक जोखिम उठाए या कर्ज में डूबे। तो चलिए रहस्य 10 से शुरू करते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो इतना मौलिक है कि यह धन के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। यदि आप कल अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आपको वापस आने में कितना समय लगेगा? ज्यादातर लोग सोचेंगे, बिना पैसे के मैं बर्बाद हूं। लेकिन जापान में धन के बारे में सोचने का एक आकर्षक तरीका है जो बैंक बैलेंस से कहीं आगे जाता है। यह एक इतनी शक्तिशाली अवधारणा है कि वॉरेन बफेट ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने इसे अपने जापानी दोस्तों से सीखा है। अमेरिका में हम भौतिक संपत्ति से धन मापने के आदी हैं। घर, कार, निवेश, आपकी कलाई पर वह महंगी घड़ी। लेकिन जापानी वे उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे अदृश्य संपत्ति कहते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई आपसे चुरा नहीं सकता। आपका नेटवर्क, आपकी प्रतिष्ठा और आपका संचित ज्ञान। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं। मैं एक जापानी उद्यमी से मिला जिसने 2008 के संकट में सब कुछ खो दिया था। लेकिन 1 महीने से भी कम समय में उसके पास पहले से ही 3 नौकरी के प्रस्ताव थे और कई निवेशक उसके साथ व्यापार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सालों से उसने पैसे से ज्यादा मूल्यवान कुछ बनाया था, विश्वास और मजबूत रिश्ते। यहां कुछ और भी दिलचस्प है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने पाया कि मजबूत अदृश्य संपत्ति वाले लोग संकट के बाद वित्तीय रूप से 2 गुना तेजी से ठीक हो सकते हैं। इसके बारे में सोचें, आप कितने लोगों को जानते हैं जो कल आपको नई नौकरी दिलाने में मदद कर सकते हैं? कितने लोग आपको बिना झिझक के पैसा उधार देंगे? यह आपका असली सुरक्षा जाल है। और क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है? जबकि कारें और घर समय के साथ मूल्य खो देते हैं, आपकी अदृश्य संपत्ति केवल बढ़ती है। हर नया कौशल जो आप सीखते हैं, हर रिश्ता जिसे आप विकसित करते हैं, हर अनुभव जिसे आप जमा करते हैं, साल दर साल ज्यादा मूल्यवान होता जाता है। यह एक ऐसे निवेश की तरह है जो कभी बढ़ना बंद नहीं होता है और जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। क्या आपने कभी अपनी अदृश्य संपत्ति बनाने के बारे में सोचा है? लेकिन अगर आपको यह अवधारणा दिलचस्प लगी तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप अगले जापानी रहस्य के बारे में नहीं सुनते। मैं आपको एक प्राचीन तरीका दिखाने जा रहा हूं जिसका वे इन अदृश्य संपत्तियों को वास्तविक धन में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात, कोई भी इसे लागू कर सकता है, भले ही शून्य से शुरू हो। 9वां रहस्य, काकेइबो विधि। क्या आपने कभी महीने के अंत में अपने बैंक खाते को देखा है और सोचा है, मेरा सारा पैसा कहां चला गया? आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर अमेरिकी इससे जूझते हैं। लेकिन जापानी 100 से अधिक वर्षों से एक शक्तिशाली विधि का उपयोग कर रहे हैं जो इस सटीक समस्या को हल करती है। इसे काकेबो कहा जाता है और यह इतना प्रभावी है
कि जापान के सबसे बड़े बैंक भी इसकी सलाह देते हैं। यहां क्या आकर्षक है, जबकि हम अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए जटिल ऐप और स्प्रेडशीट पर भरोसा करते हैं, जापानी कुछ बहुत सरल उपयोग करते हैं, एक नोटबुक। लेकिन उस सादगी को आपको मूर्ख मत बनने दो। अध्ययन बताते हैं कि काकेबो का उपयोग करने वाले परिवार डिजिटल तरीकों का उपयोग करने वालों की तुलना में 35% अधिक पैसा बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से हर डॉलर लिखते हैं जो आप खर्च करते हैं, तो आप इसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसके बारे में सोचें, आखिरी बार आपने अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के बारे में भावनात्मक रूप से कब महसूस किया था? ठीक यही समस्या है। आधुनिक बैंकिंग ने पैसे को अदृश्य बना दिया है, और जब हम इसे देख नहीं सकते हैं तो हम ज्यादा खर्च करते हैं। काकेबो विधि आपके पैसे को वास्तविक दुनिया में वापस लाती है, जहां आप इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मैं कुछ शक्तिशाली साझा करता हूं। 1000 जापानी परिवारों के हालिया अध्ययन से पता चला है कि काकेबो का उपयोग करने वालों के पास लगभग 0 क्रेडिट कार्ड आरण था। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा कमाते थे, बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा होशपूर्वक खर्च करते थे। हर खरीद को 4 सरल सवालों का जवाब देना था। क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं? क्या मेरे पास पहले से ही कुछ ऐसा है? क्या यह वास्तव में मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? और क्या मैं इसे कहीं और सस्ता पा सकता हूं? इसे खुद आजमाना चाहते हैं? यहां कैसे शुरू करें? एक साधारण नोटबुक लें और अपने खर्चों को 4 श्रेणियों में विभाजित करें। जरूरतें, चाहत, संस्कृति, चीजें जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, और अप्रत्याशित खर्च। अगले सप्ताह के लिए अपनी हर एक खरीद को लिखें। कोई निर्णय नहीं, बस जागरूकता। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आप कितने अनावश्यक खर्चों की खोज करेंगे। वे $5 की कॉफी और यादृच्छिक अमेजन खरीदारी वास्तव में जुड़ जाती हैं। लेकिन यहां क्या काकेबो को वास्तव में खास बनाता है? यह सिर्फ पैसे को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, यह इसके साथ आपके रिश्ते को समझने के बारे में है। जापानी मानते हैं कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, यह आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जब आप अपने खर्च करने के पैटर्न को कागज पर देखना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन के विकल्पों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं, और तभी वास्तविक वित्तीय परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन की बात करते हुए मैं आगे जो साझा करने जा रहा हूं, वह आपके होश उड़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जापानी परिवार वंचित महसूस किए बिना इतना पैसा कैसे बचा पाते हैं? उनका अगला रहस्य पूरी तरह से बदल देता है कि आप खर्च करने के बारे में कैसे सोचते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी कल से करना शुरू कर सकता है। क्या आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं? रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। लेकिन जारी रखने से पहले एक टिप्पणी छोड़ दें कि आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं, ताकि मैं इस तरह के और वीडियो ला सकूं। क्या आपने टिप्पणी की? तो चलिए जारी रखते हैं। 8वां रहस्य, वित्तीय न्यूनतमवाद। क्या आपने कभी कुछ खरीदा है केवल यह पाने के लिए कि यह महीनों बाद धूल जमा कर रहा है? अब इसे सालों से गुणा करें। जापानियों का एक आकर्षक सिद्धांत है जिसे दानशारी कहा जाता है, जो लोगों के पैसे और संपत्ति के बारे में सोचने के तरीके को बदल रहा है। और ज्यादातर वित्तीय सलाहकारों के विपरीत, यह कठिन बजट बनाने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आपके पास क्या है, इसके बारे में होशियार विकल्प बनाना। अमेरिका में हम अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें और अपने आप का इलाज करें, आप इसके लायक हैं, जैसे संदेशों से घिरे रहते हैं। परिणाम, हमारे घर उन चीजों से भरे हुए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उस पैसे से खरीदे गए हैं जो हमारे पास नहीं है, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन जापानी, उन्होंने पाया है कि कम रखने का मतलब वास्तव में ज्यादा होना है। ज्यादा पैसा, ज्यादा स्वतंत्रता और ज्यादा मन की शांति। यहां एक दिमाग उड़ाने वाला तथ्य है। औसत अमेरिकी घर में 3 लाख वस्तुएं होती हैं। हां, आपने सही सुना। इस बीच जापानी घरों में आमतौर पर इसका 1/3 से भी कम होता है। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, अध्ययन बताते हैं कि जापानी परिवार कम चीजों के मालिक होने के बावजूद
वित्तीय संतुष्टि के उच्च स्तर की रिपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक सरल नियम का पालन करते हैं। यदि कोई चीज आपके जीवन में वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती है, तो यह सिर्फ आपके बटुए को खाली कर रही है। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करता हूं। मैं लगातार सस्ते कपड़े खरीदता था, यह सोचकर कि मैं पैसे बचा रहा हूं। फिर मैंने अपने जापानी दोस्तों से प्रति उपयोग लागत के बारे में सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि $100 की गुणवत्ता वाली शर्ट जो 5 साल तक चलती है, वास्तव में $5 से $30 की शर्ट से सस्ती है, जो कुछ महीनों के बाद खराब हो जाती है। सोच में इस सरल बदलाव ने मुझे हजारों डॉलर बचाए हैं और मेरी अलमारी कभी इतनी अच्छी नहीं लगी। न्यूनतमवाद के प्रति जापानी दृष्टिकोण एक साधु की तरह रहने के बारे में नहीं है। यह आपके पैसे के साथ इरादतन होने के बारे में है। किसी भी खरीद से पहले वे 3 सवाल पूछते हैं। क्या यह वास्तव में मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? क्या यह पैसा बेहतर निवेश किया जा सकता है? और क्या मैं इसे 30 दिनों में भी चाहूंगा? यदि इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं है, तो वे खरीद छोड़ देते हैं और इसके बजाय पैसा निवेश करते हैं। सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। इसे खुद आजमाना चाहते हैं? 30 दिवसीय चुनौती से शुरू करें। अगले महीने के लिए कुछ भी गैर आवश्यक खरीदने से पहले 30 दिन प्रतीक्षा करें। इसे लिखें और प्रतीक्षा अवधि के बाद इसे फिर से देखें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कितनी जरूरी चीजें अचानक इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं। यह एक आदत ही आपको साल में हजारों डॉलर बचा सकती है। पैसा जो आपके निवेश खातों में बढ़ रहा हो सकता है, लेकिन पैसा बचाना समीकरण का केवल एक हिस्सा है। हमारे अगले रहस्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि जापानी परिवार लगभग कभी क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्यों नहीं करते हैं और यह एक निर्णय उनकी संपत्ति की रक्षा कैसे करता है, किसी भी निवेश रणनीति से बेहतर। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह अगला सिद्धांत कितना सरल लेकिन शक्तिशाली है। 7वां रहस्य, कर्ज का जापानी डर। क्या आपने कभी देखा है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना असली पैसा खर्च करने जैसा नहीं लगता? ठीक यही समस्या है। जबकि अमेरिकी लगभग हर चीज के लिए अपने कार्ड स्वाइप करते हैं, जापानियों का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है जो उन्हें कर्ज मुक्त रखता है। और एक बार जब आप उनके तर्क को समझ जाते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड को कभी भी उसी तरह नहीं देखेंगे। यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। औसत अमेरिकी घर पर $7,000 का क्रेडिट कार्ड आरण है, जिसमें ब्याज दरें 20% से अधिक हैं। इस बीच जापान में केवल 18% भुगतान क्रेडिट कार्ड से किए जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास क्रेडिट तक पहुंच नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ ऐसा समझते हैं जो ज्यादातर अमेरिकी नहीं समझते हैं। सुविधा की असली कीमत आपकी वित्तीय स्वतंत्रता है। जापानियों की एक कहावत है, कर्ज एक ऐसा बोझ है जो किसी भी शारीरिक भार से ज्यादा भारी होता है। वे क्रेडिट कार्ड आरण को वित्तीय कारावास का एक रूप मानते हैं। इसके बारे में सोचें। जब आप रोजमर्रा की खरीदारी पर 20% ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, तो आप अनिवार्य रूप से हर 5 में से 1 दिन सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनियों को भुगतान करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वह सुविधा वास्तव में आपके जीवन के 20% के लायक है? मैं कुछ ऐसा साझा करता हूं जिसने मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। एक जापानी वित्तीय सलाहकार ने मुझे एक बार बताया था, अगर आपको कुछ खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो आप इसे वहन नहीं कर सकते। पहले मैंने सोचा कि यह चरम है, लेकिन फिर उसने मुझे गणित दिखाया। 20% APR पर $1,000 की खरीद केवल न्यूनतम भुगतान करने पर 2,000 से अधिक की लागत हो सकती है। अचानक वह महान सौदा उतना अच्छा नहीं लगता। यहां जापानी इसके बजाय क्या करते हैं? वे ज्यादातर खरीदारी के लिए नकद या डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक धन को अपने हाथों से निकलते हुए देखना एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो डिजिटल लेन देन नहीं करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड के बजाय नकद का उपयोग करते समय 12 से 18% कम खर्च करते हैं। यह ऐसा है जैसे आप भुगतान करने का तरीका बदलकर खुद को तुरंत वेतन वृद्धि दे रहे हों। इस दृष्टिकोण को आजमाना चाहते हैं? 30 दिवसीय नकद चुनौती से शुरू करें।
नकद में अपना साप्ताहिक बजट निकालें और देखें कि आप प्रत्येक खरीद के बारे में कितनी अलग तरह से सोचते हैं। नहीं, आपको अपने क्रेडिट कार्ड काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें केवल सच्ची आपात स्थितियों या नियोजित बड़ी खरीद के लिए उपयोग करने का प्रयास करें, जिसे आप तुरंत चुका सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इस वित्तीय नियंत्रण को और भी आगे ले जा सकते हैं? हमारे अगले रहस्य में मैं बताऊंगा कि जापानी परिवार अपने बच्चों को पैसे के बारे में कैसे सिखाते हैं और यह सरल शिक्षा प्रणाली पीढ़ीगत धन क्यों बनाती है। सबसे अच्छी बात, आप इन तकनीकों का उपयोग आज ही अपने परिवार के साथ करना शुरू कर सकते हैं। क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड आयरन के साथ संघर्ष किया है? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें, या अगर आप कर्ज मुक्त हैं तो कर्ज मुक्त लिखें। आइए दूसरों को क्रेडिट कार्ड के जाल से मुक्त होने के लिए प्रेरित करें। छठा रहस्य, जन्म से वित्तीय शिक्षा। क्या आपने देखा है कि अमेरिका में लगभग कोई भी स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सीखता है? इसके बजाय हम यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, या अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करें। इस बीच जापानी परिवार अपने बच्चों को पैसे के लिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखा रहे हैं, जो कम उम्र से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र वयस्क बनाता है। यहां कुछ दिमाग उड़ाने वाला है। जापानी घरों में वित्तीय शिक्षा 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। जटिल निवेश रणनीतियों या बजटिंग ऐप के साथ नहीं, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली के साथ। पैसे के वास्तविक मूल्य को समझना। जबकि अमेरिकी बच्चों को सिर्फ अस्तित्व के लिए भत्ते मिलते हैं, जापानी बच्चे सीखते हैं कि पैसा योगदान और स्मार्ट निर्णयों के माध्यम से कमाया जाना चाहिए। अंतर चौंका देने वाला है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि 65% अमेरिकी वयस्क तंगी में जीते हैं, जबकि जापानी परिवारों की दुनिया में सबसे ज्यादा बचत दर है। रहस्य, वे अपने बच्चों को 3 मौलिक सिद्धांत सिखाते हैं। बुद्धिमानी से कमाएं, लगातार बचत करें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यह सरल है, लेकिन जनाब, इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। मैं आपको एक असल दुनिया का उदाहरण देता हूं। जापानी माता पिता अक्सर अपने बच्चों को 3 गुल्लक या जार देते हैं, जिन पर लिखा होता है खर्च, बचत और निवेश। जब भी बच्चे को पैसा मिलता है, उन्हें उसे इन तीनों जार में बांटना होता है। खर्च वाला जार फौरी जरूरतों के लिए, बचत वाला जार भविष्य की खरीदारी के लिए, और निवेश वाले जार को कभी छुआ नहीं जाता। यह लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए होता है। यह साधारण सी व्यवस्था जिंदगी भर की ऐसी आदतें सिखाती है जो कोई स्कूल कभी नहीं सिखा सकता। अगर आप इसे अपने परिवार में लागू करना चाहते हैं तो आज ही 3 जार वाली व्यवस्था से शुरुआत करें। लेकिन यहां एक खास बात है, अपने बच्चों को सिर्फ पैसे न दें, बल्कि उनकी उम्र के हिसाब से काम करवाकर उन्हें पैसा कमाने में मदद करें। फिर हर डॉलर के बारे में समझदारी भरे फैसले लेने में उनका मार्गदर्शन करें। जब वे कुछ खरीदना चाहें तो उन्हें यह पूछना सिखाएं, क्या यह चीज उस समय के लायक है जो मैंने इसे कमाने में लगाया? इससे काम, पैसे और कीमत के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। लेकिन यह तो जापानी परिवारों द्वारा पीढ़ियों की दौलत बनाने की शुरुआत भर है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि उनके पास एक और राज है जो पैसे बचाने को न सिर्फ आसान बनाता है, बल्कि लगभग अपने आप होने वाली प्रक्रिया बना देता है। हमारे अगले रहस्य में मैं उस जापानी सामुदायिक बचत प्रणाली का खुलासा करूंगा जो इतनी असरदार है कि बड्ढी बड्ढी कंपनियां भी उसे अपनाने लगी हैं। 5वां रहस्य है समुदाय की शक्ति। क्या आपने कभी अकेले पैसे बचाने की कोशिश की है और कुछ ही महीनों में हार मान ली? आप अकेले नहीं हैं। जहां अमेरिकी अक्सर अकेले वित्तीय लक्ष्यों के साथ संघर्ष करते हैं, वहीं जापानियों ने एक असाधारण चीज खोजी है, दौलत बनाने में समुदाय की ताकत। इसे तनोशी सिस्टम कहते हैं और यह सदियों से परिवारों को पैसे बचाने में मदद कर रहा है। जरा सोचिए, 10 लोगों का एक समूह, हर महीने हर कोई साझा बर्तन में $100 डालता है और हर महीने एक व्यक्ति पूरे $1000 घर ले जाता है। यह न केवल जवाबदेही तय करता है, बल्कि बचत करते रहने की एक जबरदस्त प्रेरणा भी देता है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो जापान में पीढ़ियों से कारगर साबित हुई है।
और अब बड़ी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह के कार्यक्रम अपना रही हैं। इस प्रणाली को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है, वो सुनिए। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग समूहों में पैसा बचाते हैं, उनके अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना अकेले बचाने वालों की तुलना में 75% अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। जब हम दूसरों से कोई वादा करते हैं तो हम उसे पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे जिम जाने के लिए कोई साथी हो, लेकिन यह आपके फाइनेंस के लिए है। मैंने हाल ही में एक जापानी परिवार से बात की जिसने अपने पहले घर के लिए बचत करने के लिए इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया। सालों तक अकेले संघर्ष करने के बजाय वे 5 अन्य परिवारों के साथ एक बचत मंडली में शामिल हो गए और 18 महीनों के भीतर उनके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसा जमा हो गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि क्योंकि हर कोई एक दूसरे का समर्थन कर रहा था, यह एक बलिदान जैसा कम और एक टीम की उपलब्धि जैसा ज्यादा महसूस हुआ। क्या आप इसे खुद आजमाना चाहते हैं? छोटी शुरुआत करें। 2-3 ऐसे दोस्त ढूंढें जिनके वित्तीय लक्ष्य आपसे मिलते जुलते हों। एक मासिक बचत लक्ष्य तय करें। मान लीजिए हर कोई $200। प्रगति पर नजर रखने के लिए एक साझा ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। एक साधारण स्प्रेडशीट भी काम करेगी। और चुनौतियों पर चर्चा करने और जीतों का जश्न मनाने के लिए महीने में एक बार मिलें। मुख्य बात ऐसे लोगों को चुनना है जो आपकी तरह ही दौलत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। लेकिन क्या होगा अगर आप इस सामुदायिक दृष्टिकोण को और भी आगे ले जा सकें? हमारे अगले रहस्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि जापानी कैसे स्मार्ट किफायत नामक एक अवधारणा का उपयोग करके हर डॉलर को बिना किसी कमी के महसूस किए ज्यादा मेहनत करवाते हैं। यह एक ऐसा गेम चेंजर है जो आपके पैसे खर्च करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। चौथा रहस्य है स्मार्ट किफायत। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता? जापानियों के पास मोत्ताई नाई नामक एक दिलचस्प अवधारणा है। यह कंजूसी करने या पैसे को जोड़ ढहने के बारे में नहीं है, बल्कि हर डॉलर से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के बारे में है। और एक बार जब आप इस सिद्धांत को समझ जाएंगे तो आप खर्च को कभी भी पहले की तरह नहीं देखेंगे। यहां एक चौंकाने वाला तथ्य है। औसत अमेरिकी परिवार हर साल बिना इस्तेमाल वाले सब्सक्रिप्शन, भूले बिसरे भोजन और अचानक की गई खरीदारी पर $1500 से ज्यादा बर्बाद कर देता है। वहीं जापानी परिवार बिना किसी कमी के अपने पैसे को फैलाने में माहिर हैं। उनका राज, वे सिर्फ कम खर्च करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बेहतर खर्च करने पर ध्यान देते हैं। इसे कंजूस होने के बजाय एक स्मार्ट उपभोक्ता होने के रूप में सोचें। मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने जापानी गुरु से प्रति डॉलर मूल्य, वैल्यू पर डॉलर की अवधारणा के बारे में सीखा। यह पूछने के बजाय कि यह कितने का है, वे पूछते हैं इससे कितना मूल्य मिलेगा। उदाहरण के लिए, वे एक उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी मेकर पर $200 खर्च कर सकते हैं जो 10 साल तक चलती है, बजाय इसके कि वे रोजाना $4 की कॉफी खरीदें। यह एक फैसला एक दशक में $10,000 से ज्यादा बचा सकता है, जो एक रिटायरमेंट खाते को फंड करने के लिए काफी है। यह किसी साधु सन्यासी की तरह जीने के बारे में नहीं है। जापानी किफायत सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। वे एक सरल नियम का पालन करते हैं। अगर कोई चीज स्थायी मूल्य नहीं लाती है तो वह खरीदने लायक नहीं है। 5 साधारण जैकेट रखने के बजाय उनके पास एक उत्कृष्ट जैकेट होगी। हर स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता लेने के बजाय वे उसे चुनेंगे जिसे वे वास्तव में देखते हैं। यह मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के बारे में है। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं? एक मूल्य ऑडिट से शुरुआत करें। अपने पिछले महीने के खर्चों को देखें और 3 सवाल पूछें। क्या मुझे इस खरीद से वास्तविक मूल्य मिला? क्या मैं यही मूल्य कम में पा सकता था? और क्या यह खरीद 1 साल में भी मूल्यवान रहेगी? आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे खर्चे इस साधारण सी कसौटी पर खरे नहीं उतरते। फिर उस पैसे को उन चीजों की ओर मोड़ें जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। लेकिन स्मार्ट खर्च तो पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है।
हमारे अगले रहस्य में मैं पैसे को व्यवस्थित करने की उस जापानी प्रणाली का खुलासा करूंगा जो इतनी प्रभावी है कि यह सबसे अव्यवस्थित खर्च करने वाले को भी वित्तीय मास्टर बना सकती है। यह तरीका आश्चर्यजनक रूप से सरल है, फिर भी इसने अनगिनत परिवारों को पर्याप्त धन बनाने में मदद की है। तीसरा रहस्य है लिफाफा प्रणाली, शुनु बुकुरो। क्या आप कभी महीने के अंत में इस उलझन में पड़े हैं कि आपका सारा पैसा कहां चला गया? आप अकेले नहीं हैं। जहां अमेरिकी जटिल बजटिंग एप्स के साथ संघर्ष करते हैं, वहीं जापानी शुनु बुकुरो यानी लिफाफा पद्धति नामक एक शानदार सरल प्रणाली का उपयोग करते हैं। और आधुनिक बैंकिंग एप्स के विपरीत जो आपके पैसे को अदृश्य बना देते हैं, यह प्रणाली हर डॉलर का हिसाब रखती है। जापान में यहां तक कि उच्च स्तरीय अधिकारी भी इस प्रणाली का उपयोग करते हैं। वे अपनी मासिक आय को भौतिक लिफाफों में विभाजित करते हैं, एक आवास के लिए, एक भोजन के लिए, एक बचत के लिए इत्यादि। जब कोई लिफाफा खाली हो जाता है तो बस उस श्रेणी में और खर्च नहीं होता। क्या यह बहुत सरल लगता है? यहां दिलचस्प बात है। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, वे डिजिटल तरीकों का उपयोग करने वालों की तुलना में 28% अधिक पैसा बचाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक पैसा खर्च को वास्तविक बनाता है। मैं आपको कुछ आंखें खोलने वाली बात बताता हूं। मैं पहले सोचता था कि मैं पैसे के मामले में अच्छा हूं क्योंकि मेरे पास एक बजटिंग ऐप था। फिर एक जापानी दोस्त ने मुझे अपनी लिफाफा प्रणाली दिखाई। इस पर स्विच करने के 3 महीनों के भीतर मुझे पता चला कि मैं हर महीने बिना एहसास के $600 ज्यादा खर्च कर रहा था, यानी साल के $7,200 हवा में गायब हो रहे थे। लिफाफों ने मेरे खर्च को पहली बार दृश्यमान और नियंत्रणीय बना दिया। यहां बताया गया है कि कैसे शुरुआत करें। अपनी मासिक आय लें और 6 बुनियादी लिफाफे बनाएं। आवास 35%, भोजन 15%, परिवहन 15%, बचत 20%, मनोरंजन 10% और विविध 5%। ये प्रतिशत सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। उन्हें अपनी जीवन शैली के अनुसार समायोजित करें। मुख्य बात यह है कि एक लिफाफे से दूसरे को फंड करने के लिए कभी उधार न लें। यदि आपका मनोरंजन लिफाफा खाली है, तो यह प्रकृति का यह कहने का तरीका है कि इस सप्ताहांत घर पर रहें। इस प्रणाली की असली ताकत सिर्फ खर्च को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। जब आप अपने पैसे को शारीरिक रूप से कम होते हुए देख सकते हैं, तो आप अपने आप बेहतर विकल्प चुनते हैं। कोई अपराध बोध नहीं, कोई जटिल ट्रैकिंग नहीं, बस स्वाभाविक जागरूकता। साथ ही हर महीने अपने बचत लिफाफे को मोटा होते देखना एक ऐसी प्रेरणा पैदा करता है जिसका कोई ऐप मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर आप इस नियंत्रण को और भी आगे ले जा सकें? हमारे अगले रहस्य में मैं आपको दिखाऊंगा कि जापानियों का निवेश का तरीका अमेरिकियों से कितना अलग है और क्यों उनके तरीके ने दुनिया के कुछ सबसे आर्थिक रूप से स्थिर परिवार बनाए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपकी धन वृद्धि के बारे में सोची गई हर बात को चुनौती दे सकता है। दूसरा रहस्य है जापानियों की तरह निवेश करना। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग शेयर बाजार में निवेश क्यों करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही वास्तविक संपत्ति बना पाते हैं? जहां अमेरिकी हॉट स्टॉक्स और क्रिप्टो ट्रेंड्स का पीछा करते हैं, वहीं जापानी चुपचाप एक ऐसी निवेश रणनीति का पालन कर रहे हैं जो पीढ़ियों से काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह इतनी सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, चाहे उसका वित्तीय ज्ञान कितना भी हो। यहां एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। शेयर बाजार में 85% व्यक्तिगत निवेशक बाजार का समय साधने और जीतने वाले शेयरों को चुनने की कोशिश में पैसा गंवा देते हैं। इस बीच जापानी निवेशक कुछ पूरी तरह से अलग चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वे स्थिर प्रवाह निवेश स्टेडी स्ट्रीम इन्वेस्टिंग कहते हैं। जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने के बजाय वे सिद्ध संपत्तियों में निरंतर व्यवस्थित निवेश के माध्यम से धन का निर्माण करते हैं। इसे जुआ खेलने और बगीचा उगाने के बीच के अंतर के रूप में सोचें। मैं कुछ ऐसा साझा करता हूं जिसने मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। एक जापानी निवेश गुरु ने मुझसे कहा, यदि आप किसी निवेश को 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते,
तो आपको उसमें अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। इस बुद्धिमत्ता ने मुझे अनगिनत जोखिम भरे निवेशों से बचाया है। जापानी निवेशकों को जटिल वित्तीय उत्पादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इंडेक्स फंड, ठोस लाभांश देने वाले स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs जैसे सरल, समझने योग्य निवेश पसंद करते हैं। जापानी निवेश रणनीति के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, महीनों नहीं, दशकों के बारे में सोचें। दूसरा, त्वरित लाभ के बजाय स्थिर आय पर ध्यान केंद्रित करें। वे ऐसे निवेश पसंद करते हैं जो नियमित लाभांश देते हों। तीसरा, कभी भी वह पैसा निवेश न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहां एक व्यावहारिक उदाहरण है। एक व्यापक बाजार इंडेक्स फंड में मासिक $500 का निवेश 8% औसत रिटर्न के साथ 25 वर्षों में $5 लाख से अधिक हो सकता है। यह धैर्य और निरंतरता की शक्ति है। क्या आप जापानियों की तरह निवेश करना शुरू करना चाहते हैं, जिसे वे स्लीप टेस्ट कहते हैं? उससे शुरुआत करें। केवल उन चीजों में निवेश करें जो आपको रात में चिंता में जगाए न रखें। पूरे बाजार को ट्रैक करने वाले कम लागत वाले इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। जॉनसन एंड जॉनसन या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी ठोस लाभांश देने वाली कंपनियों पर विचार करें। ये रोमांचक निवेश नहीं हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, लक्ष्य धन का निर्माण करना है, पार्टियों में बताने के लिए रोमांचक कहानियां रखना नहीं। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारा अंतिम रहस्य सब कुछ एक साथ जोड़ता है और जापानी धन निर्माण के पीछे सबसे शक्तिशाली सिद्धांत का खुलासा करता है। यह वह है जो वास्तव में स्थायी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल अमीर दिखते हैं। और एक बार जब आप इस अंतिम सिद्धांत को समझ जाएंगे, तो आप पैसे को कभी भी पहले की तरह नहीं देखेंगे। पहला रहस्य है खामोश दौलत। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी को महंगी कार चलाते हुए या आलीशान घर में रहते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि वे उतने अमीर न हों जितना वे दिखते हैं। इसका एक दिलचस्प कारण है और यह जापानी वित्तीय ज्ञान में गहराई से निहित है। वे इसे खामोश दौलत, साइलेंट वेल्थ कहते हैं, और यह शायद सफलता और पैसे के बारे में आपको सिखाई गई हर चीज के विपरीत है। यहां एक दिमाग चकरा देने वाला तथ्य है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि 80% अमेरिकी करोड़पति साधारण कार्य चलाते हैं और मामूली घरों में रहते हैं। क्या यह जाना पहचाना लगता है? ठीक इसी तरह जापान में अमीर लोग रहते हैं, जहां कई अमेरिकी अमीर दिखने की कोशिश में कर्ज में डूब जाते हैं। वहीं जापानी वास्तव में अमीर होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी जापानी CEO को सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का दिखावा करते या आकर्षक कार चलाते देखा था? खामोश दौलत की असली ताकत इसके मूल सिद्धांत में निहित है। असली दौलत को वास्तविक होने के लिए देखे जाने की जरूरत नहीं है। जापान में सबसे अमीर परिवार अक्सर मामूली घरों में रहते हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं और लग्जरी ब्रांडों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वे कुछ गहरा समझते हैं। अमीर दिखने पर खर्च किया गया हर डॉलर वह डॉलर है जो वास्तविक धन का निर्माण कर सकता था। यह एक खजाने की पेंटिंग खरीदने या असली खजाना भरने के बीच चुनने जैसा है। मैं कुछ ऐसा साझा करता हूं जो मैंने अपने करियर की शुरुआत में बड़ी मुश्किल से सीखा। मैं दिखावा करो जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ, फेक इट टिल यू मेक इट वाली मानसिकता में फंस गया था। महंगी कारें लीज पर ले रहा था जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता था, और सफल दिखने के लिए महंगी घड्डियां पहन रहा था। फिर मैं एक जापानी व्यवसायी से मिला जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। वह लाखों का मालिक था, लेकिन टोयोटा चलाता था और एक साधारण सीको घड़ी पहनता था। उसकी दौलत उसके पास जो कुछ था उसमें नहीं थी, बल्कि उसमें थी जिसमें उसने निवेश किया था। क्या आप खामोश दौलत को अपनाना चाहते हैं? इस सरल अभ्यास से शुरुआत करें। अगले 30 दिनों के लिए किसी भी खरीद से पहले खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, या इसलिए कि मैं चाहता हूं कि दूसरे मुझे इसके साथ देखें? फिर जो पैसा आपने दिखावे की चीजों पर खर्च किया होता उसे निवेश करें।
एक रिटायरमेंट खाता खोलें, अपना आपातकालीन फंड बनाएं या कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें। याद रखें, सच्ची दौलत खामोशी में, सोशल मीडिया की वाहवाही और सार्वजनिक मान्यता से दूर बनाई जाती है। यह अमेरिका में हमारी आदत से बिल्कुल अलग लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप महंगी कारों से भरा गैराज चाहेंगे या बढ़ती हुई संपत्तियों से भरा पोर्टफोलियो? क्या आप आज अजनबियों को प्रभावित करना चाहेंगे या अपने परिवार के भविष्य के लिए पीढ़ियों की दौलत बनाना चाहेंगे? चुनाव आपका है, लेकिन जैसा कि जापानियों ने पीढ़ियों से साबित किया है, सबसे खामोश दौलत अक्सर सबसे शक्तिशाली होती है। अब जब आपने ये शक्तिशाली जापानी वित्तीय रहस्य सीख लिए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस रहस्य ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दौलत दिखाने और खामोश दौलत बनाने के बीच आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? मुझे टिप्पणियों में बताएं। मैं हर एक को पढ़ता हूं और आपकी अंतर्दृष्टि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।